आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर का, ठीक है, मेजर पेपर 1 का अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष के समझ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक है आपका भारत का नामकरण, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे और भी आगे टॉपिक है उसको पार्ट वाइज में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको वीडियो में जो वीडियो लेक्चर दूंगा इसको एक्सप्लेन करके इसको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जो सिलेबस आपका दिया गया है वो एक तरीके से देखा जाए तो नया है। तो इस नए चीज़ को अगर आप समझोगे नहीं, ठीक है, तो फिर आप एग्ज़ाम में लिख कैसे पाओगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे आप रिलेट कर पाओगे। उस तरीके से आपको समझने के लिए वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद जैसे ही आपका यूनिट 1 का सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसी के आधार पर। वैसे देखा गया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंडर में जो पहला यूनिट है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हाँ समझना तो जरूरी है क्योंकि आपके लिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो लेक्चर में मैं बताता जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना होगा, भारत का नामकरण, कि भारत का जो नाम रखा गया, अलग अलग नाम रखा गया था, जैसे भारत रखा गया, आर्यवर्त, इंडिया, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, ये नामकरण कैसे कैसे रखा गया, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट में मैं आपको डिफाइन करूंगा। आप चाहो तो इसके रिगार्डिंग बुक भी खरीद सकते हो। सिलेबस में अगर आपका जैसे ही सिलेबस जारी होता है वहां पर लिखा रहता है कि कौन से राइटर का बुक खरीद सकते हो, वो बुक आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो लेक्चर क्या होता है, समझाना, एक शॉर्ट तरीके में आपको हर एक चीज अच्छे से बताना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नामकरण में हम लोग देखते हैं कि भारत का जो नामकरण रखा गया वो कैसे रखा गया। तो ऋग्वेद में सबसे पहले भारत नाम का उल्लेख मिला है। इसमें क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि भरत नामक एक राजा था, उसी के नाम पर भारत नाम रख दिया गया इस देश का, ठीक है। आर्यवर्त जो भारत का नाम रखा गया था वो आर्यों के आगमन से हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, उनके द्वारा ही रखा गया था। आगे अगर बात करें तो जो आपका जम्बूद्वीप है, ठीक है, इसका नाम कैसे रखा गया, तो अशोक के अभिलेखों में ये नाम मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्ध में, ठीक है, एक वृक्ष होगा जिसका नाम जम्बू था, उसी के नाम पर जम्बूद्वीप रखा गया भारत का। आगे देखिए भारतवर्ष का नाम कैसे रखा गया, तो भारतवर्ष का नाम सबसे पहले उल्लेख खारखेल, सॉरी यहाँ पर खारवेल होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर होता खारवेल, ठीक है। तो खारवेल एक शासक था, ठीक है, उसी के शासक में एक अभिलेख था, जैसे अशोक का भी बहुत सारा अभिलेख था उसी तरीके से इसका भी अभिलेख होगा। उसी के एक अभिलेख का नाम था हाथी गुफा अभिलेख, उसी में यह नाम लिखा गया है, ठीक है, वह ये पाया गया है। तो उसी के अभिलेख में इस नाम को बताया गया है कि भारतवर्ष एक भारत का नाम था। आगे अगर देखा जाए हिंदुस्तान कैसे नाम हुआ, तो हिंदुस्तान जो नाम है वो प्राचीन काल में देखा गया कि ईरानियों ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा था। ईरानी का जो शासक था वो शापूर प्रथम, ठीक है। इसके नक्श ए रुस्तम जो लेख वाला जो बुक है, ठीक है, उसी में इसका जिक्र किया गया है। तो यूनानियों ने ही हिंदुस्तान नाम रखा। आगे पॉइंट है आपका एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्याय में मिलता है, यानी सबसे पहले जो भारत नाम का उल्लेख मिलता है ना वो पाणिनि में, ठीक है, उसी के 8वें अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव हाई लेवल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया था। यूनानियों ने इस देश का नाम क्या दिया था, इंडिया। अब हम लोग समझते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति। देखिए अगर आप इसको डिटेल से अगर पढ़िएगा भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में तो तकरीबन 1 से लेकर 2 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है, ठीक है, आधे आधे घंटे का तकरीबन 4 वीडियो लेक्चर में इसको कवर किया जा सकता है। लेकिन वो चीज़ किसके लिए है, हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किसके लिए है, ज्योग्राफी मेजर पेपर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। एक रेखा है जिसको बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय रेखा, दूसरी रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो इस ग्लोब में यानी जो पृथ्वी है आपका, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी में अगर अक्षांशीय रेखा अगर देखा जाए तो ये जो रेखा जो बीच में गई है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और यही रेखा के अगर समांतर में रेखाएं खींची जाए इस तरीके से, वही रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। इसके समांतर में जो रेखाएं होती है उसको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री के बाद ये आगे आपका डिग्री बढ़ते जाएगा, इसी तरीके से आपका अक्षांशीय रेखा होता है। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो ये जो आपका भूमध्य रेखा है इसी के वर्टिकल में, यानी ये आपका जो खड़ा है ना, लंबवत है, जो लंबा लंबा लाइन है इस तरीके से ऐसे आ रहा है, इसी को कहते हैं देशांतर रेखाएं।
तो जो खड़ा रहेगा उसको देशांतर बोलते हैं, जो ऐसा सोया जैसा रहेगा इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो आपको अगर समझना होगा कि भारत कहाँ पर है, अगर हम इस पृथ्वी में यानी इस ग्लोब में, ठीक है, अगर यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। ऊपर में आपका होता है उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा, इधर होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो इधर वाला जो भाग होता है, ठीक है, इधर वाला जो टुकड़ा है इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। दो भाग में बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो यहाँ पर भी बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो भारत की स्थिति कहाँ पर है इस पूरे पृथ्वी में, यहाँ पर है। ये आपको जो दिख रहा है ना, यही आपका भारत है। अब हम लोग अभी बात किए कि अक्षांशीय रेखा क्या होता है, जो आपका समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, और देशांतर रेखा क्या होता है, जो आपका लंबवत होता है। तो इसी प्रकार भारत से भी तो होकर गए होंगे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है जिसकी आकृति चतुष्टकोणीय है, यानी आपका चार कोनों के जैसा है, ठीक है, इस तरीके से। इसकी विशालतम के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से यानी भारत के बीच से होकर गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहलाता है। उत्तर किधर है आपका, ऊपर की ओर होता है हमेशा मैप में, जैसे जम्मू कश्मीर की ओर है ये आपका बिंदु, ठीक है। तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। आगे यहाँ पर देखिए, भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधीय है, फिर भी पूरे भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। यानी भारत में कहीं ठंड पड़ती है तो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कहीं पर पूरे तरीके से बारिश होता है तो कहीं पर बहुत कम बारिश होता है, लेकिन फिर भी भारत को एक मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश आता है, ठीक है। इस क्षेत्रफल यानी इसके क्षेत्रफल में विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.43% है, ठीक है। भारत की पूर्व में पश्चिम की जो लंबाई है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूरब और पश्चिम किधर है आपका, तो पूरब आपका इधर है और इधर आपका पश्चिम है, ठीक है। गुजरात से लेकर असम वाला जो एरिया है उधर से लेकर इधर तक, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के कुल स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, ऐसा बॉर्डर जो जमीन से जुड़ा हो, ठीक है, 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा किसे कहते हैं, ऐसा किनारा भारत का या ऐसा बॉर्डर जिसमें समुंदर से जुड़ा हो, यानी तटीय से तट जुड़ा हो, ठीक है, किनारा हो, 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा यानी द्वीप के साथ अगर देखा जाए इसको तो 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा का जो एरिया है वो 22,716.6 किलोमीटर की लंबाई है। यदि राज्यवार अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य का जो तटीय सीमा है वो सबसे अधिक लंबा है तथा उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति को। यानी सबसे पहले स्थलाकृति के संदर्भ में देखते हैं तो भारत महाद्वीपीय जो है वो आपका तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण भारत के पूर्व एवं पश्चिम में जोड़ने वाले जल एवं वायु मार्ग पर भारत स्वतः नियंत्रण है, जो सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यानी जल और वायु मार्ग जो बना है, जुड़ा है, उसी के कारण यानी पश्चिम में जो जुड़ा है, जो बना है, उसी के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पर देखिए जलवायु के संदर्भ में, तो भौगोलिक स्थिति के कारण ही यानी भारत की जो ज़मीन की बनावट है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी इलाका है, अलग अलग है सभी जगह। तो इस स्थिति के कारण ही भारत की जलवायु मानसूनी है,
ठीक है। इसमें ऋतुओं का परिवर्तन तथा प्रत्येक ऋतु की विशेषता भारत को संपूर्ण विश्व में अलग पहचान प्रदान करती है। जो हमारे भारत देश में है 4 ऋतुएं हैं, ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात आती है। तो इस तरीके से अलग अलग मौसम के कारण भारत को दूसरे देश से अलग करती है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागरीय क्षेत्र एवं मरुस्थलीय है तथा तटीय प्रभाव भारत को जलवायु विविधता प्रदान करती है। समुद्री इलाकों में क्या होता है, अलग मौसम होता है, ठीक है, समुद्री हवाओं के कारण। जहाँ पर आपका ये हिमालय पर्वत है वहाँ पर ठंडी हवाएं बहती है, वहाँ का वातावरण अलग होता है। दक्षिण में सागर है और मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ पर गर्म हवाएं बहती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थलाकृति के कारण भारत की जो जलवायु वो अलग अलग है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक संदर्भ में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग जलवायु पाई जाती है, जिस कारण से यह तीनों प्रकार की फसलें यहाँ पर बोई जाती है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, इसका उत्पादन यहाँ पर होता है। भारत के दक्षिण में बहुत ही पुराने चट्टानों और उसी को खनिज के बारे में बताया गया है कि उसकी उपस्थिति होने के कारण यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से भी दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, फला फूला है, ठीक है। भारत में दोनों प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत की लंबी तटीय रेखा होने के कारण मछली पालन और इसका उत्पादन में भी इस संसाधन में भारत सबसे आगे है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर चौथा हो जाएगा सुरक्षा के संदर्भ में, कि भाई भारत को सुरक्षा भारत की भौगोलिक स्थिति भी प्रदान करती है। वैसे तो यूँ बताए तो आर्मी के बिना भारत सुरक्षित नहीं है, इंडियन आर्मी के कारण, लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, इसके कारण भी भारत की सुरक्षा प्रदान होती है। कैसे? भारत का प्रायद्वीपीय स्थिति उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है। कैसे भाई? जहां एक और दक्षिणी भारत में सागरीय स्थिति होने के कारण पूरे तरीके से पानी पानी है, जल है। हजारों वर्षों से इस ओर से भारत का किसी भी विदेशी आक्रमण का खतरा नहीं हुआ है। तो हुई ना सुरक्षा वाली बात स्थलाकृति के कारण। वही दूसरी ओर उत्तर में स्थित हिमालय के कारण भारत भी पूरे तरीके से सुरक्षित महसूस करता है। पूरे तरीके से हिमालय की ओर में ठंड इलाका है, तो उतने ठंड इलाके में बाहरी आक्रमण होना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से सुरक्षा के संदर्भ से भी देखा गया कि भारत की भौगोलिक स्थिति कितना बेहतर है। इस वीडियो में हमने देखा भारत के बारे में, भारत के नामकरण के बारे में, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर आपको क्या करेंगे, एक होमवर्क देंगे जिसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको ये सारा पॉइंट तो नोट करना ही है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो मैप आपको दिखा रहा हूँ ये भारत का प्राचीनतम मैप है, यानी अखंड भारत, जिसमें आपका पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, ठीक है। तो ये मैप आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको करना क्या है, इसमें जो भी सीमाएं हैं यानी भारत के जो पड़ोसी देश है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। प्लीज़ कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर करोगे। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा वो तो भाई मेहनत करेगा। दूसरा मानचित्र आपको क्या बनाना है, अपने कॉपी में भारत का बनाना है, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, सभी राज्यों की स्थिति को दर्शाइएगा। आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, हिस्ट्री मेजर पेपर लिए हो और आपको भारत में राज्यों की स्थिति नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। पढ़िए ऐसा जिससे आप सीख सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये किनारे वाले राज्य की स्थिति याद कर लीजिएगा, फिर यहाँ से इस किनारे वाले राज्य की स्थिति याद कर लीजिएगा, उसके बाद इस किनारे वाली, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बीच वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कीजिएगा, यानी ये लद्दाख से, फिर जम्मू कश्मीर, इधर आ जाएगा राजस्थान, ये पंजाब है, ये गुजरात है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका कर्नाटक है। इसी तरीके से आगे ये सारे राज्य आप स्थिति इसको याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसके बाद इधर भी आपको ऐसे ही करना है, आपको इधर वाले भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बचा ये 7 राज्य, इसको भी इसकी स्थिति दर्शा देना। यहाँ पर 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उसको भी नीचे पॉइंट वाइज आप लिख दीजिएगा आंसर में। इसके बाद अगला जो मानचित्र है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से है, तो इसको भी बना लीजिएगा अच्छे से। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पर ड्रॉ किया गया है पूरे तरीके से, अक्षांशीय, देशांतरीय, भारत की जो उत्तरी और दक्षिणी सीमा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, पूर्वी और पश्चिमी जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये सारा यहाँ पर दिया गया है, इसको भी लिख दीजिएगा। और अगर आगे बात करें यहाँ पर ये भी मानचित्र बना लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ ये आपका उत्तरी इलाका, और यहाँ पर अगर नीचे थोड़ा सा ये आपको पीला कलर का जो दिख रहा है ये आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है।
इसके बाद अगर नीचे आए तो ये जो वाइट कलर वाला दिख रहा है ये आपका पठारीय क्षेत्र है, और ये जो इधर ग्रीन कलर का दिख रहा है, हरा कलर का, ये किनारे में, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो ये आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और इधर आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से क्षेत्र के आधार पर भी यहाँ पर मैंने मैप दे रखा है, इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। मेहनत कीजिएगा खुद से, 100% आप कामयाब होइएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कामयाब नहीं होइएगा। अब यहाँ पर बनाने के बाद आप हमें कैसे सेंड करोगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिलेगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम में शेयर करना होगा, क्योंकि इससे दूसरे स्टूडेंट को मोटिवेट मिलेगा कि ये सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे। बाकी मेरे मोटिवेशन के लिए कम से कम 1000 व्यूज़ अगर इस वीडियो पर आते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी इस टॉपिक पर, ठीक है। अगर 1000 व्यूज़ नहीं आते तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट दूसरे मेजर पेपर पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपना राय भी दीजिएगा, कमेंट में अपना राय भी दीजिएगा क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।